हाय एवरीवन। तो पिछली बार हमने बात करी थी मिट्रल रिगर्जिटेशन के बारे में, तो आज उसके नेबर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन के बारे में बात करते हैं। तो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में बेसिकली होता क्या है, तो ट्राइकस्पिड वॉल में डिफेक्ट की वजह से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बदले अब वो राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रिया में घुस रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से राइट एट्रिया में ब्लड जो भी था वो बॉडी से आ रहा था। तो अब इस केस में क्या होगा कि बॉडी में सारा ब्लड वापस जाने लग जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में राइट साइडेड हार्ट फेलियर कह सकते हो जाएगा और बॉडी में ब्लड जो है वो वापस पहुंचने लग जाएगा या बॉडी से ब्लड नहीं आ पाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कॉजेज़ की कि कॉजेज़ क्या क्या होंगे ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन के। तो सबसे कॉमनेस्ट कॉज जो होता है ना वो फंक्शनल ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का होता है। फंक्शनल मतलब क्या कि कोई एनाटॉमिकली ट्राइकस्पिड वॉल जो है उसको कोई हार्म नहीं हो रहा है, कोई डैमेज नहीं हो रहा है, ट्राइकस्पिड वॉल भी अच्छे है, उसके कॉर्डेट टेंडिने भी अच्छे है और उसके पैपिलरी मसल भी अच्छे। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल डैमेज जो हो रहा है वो हो रहा है ट्राइकस्पिड वॉल को। डैमेज तो नहीं कह सकते बट कह सकते हैं कि फंक्शनली ट्राइकस्पिड वॉल अपना काम नहीं कर पा रहे। तो वो ऐसा इसमें कैसे होगा, तो ये उन केसेस में होगा जहाँ एन्यूलर डायलिटेशन ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा। तो जैसे हमने पिछले वाले में डिस्कस किया था, एन्यूलर डायलिटेशन का क्या मतलब, एन्यूलस इज अ काइंड ऑफ लाइक अ स्ट्रक्चर विच इज होल्डिंग द वॉल्स टुगेदर। तो इस केस में क्या होता है, ट्राइकस्पिड है यानी 3 कस्प है। जो मिट्रल था उसमें बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं, मतलब 2 कस्प होते हैं, पर इसमें 3 कस्प है। ठीक है, तो ये तीनों कस्प जो है वो एक आर्क में लाई कर रहे हैं बेसिकली, जो एन्यूलस है वो इन्हें होल्ड कर रहा है। लेकिन इस केस में क्या होगा, डायलिटेशन होगा एन्यूलस का, जिसकी वजह से कस्प जो है दूर हो जाएंगे और उसकी वजह से वो भले कितना भी टाइटली फोल्डेड हो, ब्लड जो है वो रिगर्जिटेट हो जाएगा क्योंकि सबके बीच में गैप हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द डायलिटेशन पार्ट। तो इन केस ये कब कब मिलेगा, तो जब देयर विल बी फ्लूइड ओवरलोड इन दी वेंट्रिकल एंड दी एट्रिया। तो फ्लूइड ओवरलोड होगा, डायलिटेशन होगा, मतलब देयर इज डायलिटेशन ऑफ द वेंट्रिकल, जिसकी वजह से वेंट्रिकल बड़े हो रहे हैं। तो वेंट्रिकल बड़ा हो रहा है तो अपने आप ही वो फुल अपार्ट हो जा रहा है एन्यूलस, जिसकी वजह से वॉल्स जो है दूर हो जा रहे हैं। तो ये हमें देखने मिलता है पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। तो पल्मोनरी आर्टरी इज द आर्टरी कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल, जिसमें से ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में जाके पल्मोनरी ट्री में जाके फिर अपने लेफ्ट एट्रियम में आता है ऑक्सीजनेट होके। तो बिकॉज ऑफ द आर्टरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, देयर इज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस, ड्यू टू विच जो ग्रेडियंट था राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी का जो ग्रेडियंट था वो अब नहीं होगा, क्योंकि अब क्या हो गया, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ही इतना सारा प्रेशर हो गया। तो जिसकी वजह से जो है राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड इजीली पास हो जाता था वो नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस क्रिएटेड। तो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होगा तो उसकी वजह से उसमें क्या होगा कि वेंट्रिकल जो है उसमें से ब्लड उतना इनफ एफिशिएंटली फ्लो नहीं कर पाएगा जितना नॉर्मली वो उसके कॉन्ट्रैक्शन पे हो जाता था, जिसकी वजह से वेंट्रिकल डायलेटेड हो जाएगा और वेंट्रिकल जो है ओवरलोड हो जाएगा, जिसकी वजह से देयर विल बी एन्यूलस का डायलेटेशन, जिसकी वजह से देयर विल बी ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। ठीक है, उसके अलावा के जो कॉजेज़ है वो थोड़े छोटू है, इसमें थोड़ा हमें डिस्कस करना था। दूसरे कॉजेज़ में आता है, एक तो अगर राइट वेंट्रिकुलर पेस मेकर लगा हो या राइट हार्ट में पेस मेकर लगाया हो यानी मतलब ऑब्वियसली उस पर्सन का ऐसे नोड वर्क नहीं कर रहा है ढंग से, जिसकी वजह से पेस नहीं बन रहे, उसके हार्ट बीट्स नहीं बन रहे। तो इस केस में क्या होगा, पेस मेकर राइट साइड पे लगाया है जो हार्ट के, तो उस पेस मेकर की वजह से जो है जो वॉल्स है उनको डैमेज हो गया है, तो वॉल्वुलर डैमेज ड्यू टू द पेस मेकर। उसके अलावा रोमैटिक हार्ट डिजीज़ तो है ही। रोमैटिक हार्ट डिजीज़ के वजह से सबसे ज़्यादा कॉमन मिट्रल रिगर्जिटेशन होता है, एओर्टिक स्टेनोसिस होता है और मिट्रल स्टेनोसिस होता है। लेकिन इस केस में ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन भी हो सकता है। सेम गोज़ विद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में भी डैमेज होगा वॉल्स को, जिसकी वजह से देयर कैन बी ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। उसके अलावा क्या होगा कि अगर सपोज करो कार्सिनॉइड ट्यूमर है, कार्सिनॉइड सिंड्रोम है पर्सन को, तो कार्सिनॉइड सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है कि 5-HT जो डेरिवेटिव्स है वो बढ़ जाते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, हिस्टामिन। तो ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना, ये दे स्टार्ट डैमेजिंग दी हार्ट वॉल्स, तो हार्ट वॉल्व को डैमेज करने लग जाता है, जिसकी वजह से जो है 2 हमें फाइंडिंग्स वॉल्वुलर में देखने मिलती है, जिसका निमोनिक है टिप्स। तो टिप्स मतलब ट्राइकस्पिड इनसफिशिएंसी, पल्मोनिक स्टेनोसिस। तो ट्राइकस्पिड इनसफिशिएंसी एक देखने मिलता है, मतलब ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, और एक होता है पल्मोनिक स्टेनोसिस। तो इस केस में क्या होगा ना कि पल्मोनिक स्टेनोसिस से ज़्यादा ट्राइकस्पिड इनसफिशिएंसी इज़ मोर कॉमन। ठीक है, तो ये हो गया एक कार्सिनॉइड सिंड्रोम। उसके अलावा में आता है एप्स्टीन एनोमली। तो एप्स्टीन एनोमली में होता क्या बेसिकली, तो अगर मदर ने
अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में अगर लिथियम इनटेक रखा है, मतलब लिथियम उन्होंने लिया है, तो इस केस में क्या होगा कि ट्राइकस्पिड वॉल अपने नॉर्मल पोजीशन की जगह नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वॉल के जो प्लेसमेंट है वो अब नॉर्मल हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर से ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन देखने मिलेगा। उसके साथ साथ इस केस में हमें वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में देखने मिलता है बच्चे में, ठीक है। उसके अलावा आता है रेडिएशन टू द चेस्ट। तो जैसे हॉजकिन लिम्फोमा का केस है, तो उस केस में जो है रेडिएशन अगर चेस्ट पे दिया हो, तो जिसकी वजह से फिर से वाल्वुलर डैमेज की वजह से उसको ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हो सकता है। उसके अलावा हिपैटोपिट्यूटरी डिसफंक्शन हो गया हो, तो उसके वजह से भी जो है ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हमें जो है मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं अब हम क्लिनिकल फीचर्स की, कि पेशेंट जो है वो किन क्लिनिकल फाइंडिंग्स के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले जो हम इमेजिन कर सकते हैं कि हार्ट में जो है अपना जो पल्मोनरी आर्टरी है और जो राइट वेंट्रिकल है, अब राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से के बदले अब जा रहा है राइट एट्रियम में, ठीक है। तो इवन इफ हाफ ऑफ द ब्लड इज गोइंग बैक टू द राइट एट्रियम, व्हाट विल हैपन इज बहुत कम अमाउंट ऑफ ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। तो जितना कम अमाउंट ऑफ ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, उतना कम अमाउंट ऑफ ब्लड फाइनली लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बॉडी में जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा ना, उसको एफर्ट इंटॉलरेंस हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या हुआ, आधा ब्लड तो वापस से राइट एट्रियम में चला जा रहा है रिगर्जिटेट होकर, ठीक है। तो जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, तो जिसकी वजह से फाइनली उसको एफर्ट इंटॉलरेंस होगा, मतलब वो ज़्यादा कुछ करने गया भागा दौड़ी, तो उसकी सांस चढ़ जाएगी, वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बॉडी के पास इतना उसके बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को जो है उसका हार्ट जो है मैच नहीं कर पा रहा, ठीक है। उसके अलावा दूसरा क्या होगा, तो विजिबल नेक पल्सेशंस होंगी इस पेशेंट में, मतलब नेक की पल्सेशन जो है ना एकदम विजिबल होगी, और इसके बारे में हम अच्छे से बाद में डिस्कस करेंगे जब हम जेवीपी की बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा एब्डोमिनल फुलनेस फील होगा पेशेंट को। तो एब्डोमिनल फुलनेस इज फीलिंग, द पेशेंट इज फीलिंग एब्डोमिनल फुलनेस हियर बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कार्डियक ओवरलोड हो रहा है। तो कार्डियक ओवरलोड हो रहा है, तो रिवर्सल ऑफ द फ्लो हो रहा है फ्रॉम द एट्रिया टू द राइट एट्रिया टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन बैक। तो अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में से जो ब्लड वापस जा रहा था एट्रिया में और एट्रिया से वेंट्रिकल में, वो वाला ब्लड जो है वापस रिगर्जिटेट होके आ रहा है। तो रिगर्जिटेट होके आ रहा है, इसकी वजह से लिवर जो है, एब्डोमेन जो है, उन सब में जो है ब्लड जो है वापस फिल होने लग जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा ब्लड का, फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा बेसिकली। तो जिसकी वजह से जो है ना उसको एब्डोमिनल फुलनेस फील होगी कि एवरीथिंग इज फुल इन द एब्डोमेन। एब्डोमिनल फुलनेस की वजह से उसको क्या हो जाएगा, एपेटाइट डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ही विल बी फीलिंग के द पर्सन विल बी फीलिंग के मेरा पेट बहुत भर चुका है, आउट ऑफ नोवेयर उसका एपेटाइट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एफर्ट इंटॉलरेंस, विजिबल नेक पल्सेशन, abdominal fullness and decreased appetite will be the clinical features of the patient. What we'll find on the examination is the interesting part. तो सबसे पहले बात करते हैं JVP की। तो इस केस में JVP क्या होगा, तो हमने जैसे JVP में डिस्कस किया है, there are 5 waves, 3 positive and 2 negative. 3 positive are A, C and V wave and 2 negative are X descent and Y descent. इसमें हम सिर्फ X descent की बात करते हैं। तो X descent बेसिकली होता क्या है, तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे हमें ए वेव दिखती है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा कि एट्रिया से ब्लड जो है वेंट्रिकल में चला जाएगा और आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब सारे वॉल्व्स बंद होंगे। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तब जो बल्जिंग होगी, जिसकी वजह से फिर से हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव वेव सी वेव, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा कि इजेक्शन के टाइम जब इजेक्शन क्लिक होगा, मतलब फाइनली जब पल्मोनिक और एओर्टिक वॉल्व्स जो ओपन होंगे, तब क्या होगा, ब्लड सारा जो है बाहर गश आउट कर जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, जिसकी वजह से फाइनली जो वॉल्व बल्ज्ड अप है वो नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से फर्स्ट हमें एक्स डिसेंट मिलेगा, ठीक है। तो एक्स डिसेंट हमें मिला। उसके बाद फिर से जब सारे वॉल्व्स बंद होंगे, तब जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा, तब पैसिव एट्रियल फीलिंग होगी, तब हमें क्या मिलेगा, वी वेव। तब इस केस में क्या हो रहा है बेसिकली, तो इस केस में जब अपना एक्स डिसेंट है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब इजेक्शन क्लिक हो रहा है और पल्मोनिक वॉल्व खुल रही है, तब ब्लड जो यहाँ जाना चाहिए वो यहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है वापस, ठीक है। तो जो एक्स डिसेंट होना चाहिए, फाइनली जो वॉल्व जो है नीचे गिर के ब्लड सारा जो है गश आउट हो गया, जिसकी वजह से प्रेशर गश आउट हो गया, वो प्रेशर तो गया ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा, एक्स डिसेंट होगा ही नहीं, क्योंकि वो ऊपर की तरफ ही रहेगा कॉलम, बिकॉज ब्लड वापस सारा रिगर्जिटेट हो जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, एक्स डिसेंट विल बी एब्सेंट। तो एक्स वेव हमें मिलेगी ही नहीं, एक्स डिसेंट हमें मिलेगा ही नहीं,
तो क्या होगा, उसकी वजह से सी वी वेव कंटिन्यू होगी, ठीक है। तो हमें एक्स वेव तो मिली ना, सी एक्स और फिर वी होता था ना, बिकॉज एट्रियल फिलिंग पैसिवली बाद में हो रही है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि सी वी वेव कंटिन्यूस मिलेगी, तो एक्स डिसेंट विल बी एब्सेंट, ठीक है। तो ये जेवीपी फाइंडिंग होगी, सी वी वेव मिलेगी सिर्फ, ठीक है। और उसके अलावा जो है स्टीप वाई डिसेंट होगा, सडनली वी एकदम हुआ और फिर रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग हुआ, तो उस टाइम पे जब ओपन हुआ तो स्टीप वाई डिसेंट आया, ठीक है। उसके अलावा जब हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के टाइम पे हमें हेपेटिक मेगाली मिलेगी, क्यों? बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ओवरलोड। एंड उसके साथ साथ हमें मिलेगा पल्सेटाइल लेवल। पल्सेटाइल लेवल क्यों मिलेगा? क्योंकि वेन एवर देर विल बी सिस्टोल, सारा ब्लड वापस गश बैक करेगा और उसके टाइम पे लिवर जो है और ये हो जाएगा, ठीक है। तो पल्सेटाइल लेवल मिलेगा। तो नेक विजिबल नेक पल्सेशन क्यों ही हमें समझ में आ गया, क्योंकि एक्स डिसेंट हो ही नहीं रहा, तो नेक पल्सेशन जो है विजिबल ही रहेगी, क्योंकि सारा ब्लड जो है वापस एट्रिया में फिल हो रहा है, ठीक है। थर्ड फाइंडिंग जो होगी वो मर्मर होगी। तो इस केस में मर्मर कैसा मिलेगा? तो जैसे मिट्रल रिगर्जिटेशन के टाइम पे हमने क्रोनिक मिट्रल रिगर्जिटेशन में पढ़ा था कि हमें पैनसिस्टोलिक मर्मर मिलेगा, इस केस में भी सेम वैसा ही होगा कि हमें पैनसिस्टोलिक मर्मर मिलेगा। तो पैनसिस्टोलिक मर्मर क्यों मिल रहा है? तो खुद ही इमेजिन करो तुम कि अगर वॉल्स काम ही नहीं करे, सारा ब्लड सिस्टोल के टाइम पे ही, डायस्टोल के टाइम पे तो ओपन ही रहते हैं वॉल्स, तो इट इज ड्यूरिंग सिस्टोल व्हेन द वॉल्स नीड्स आर सपोज टू बी क्लोज्ड। तो इस केस में क्या हो रहा है? बिकॉज व्हेन देयर विल बी सिस्टोल, ऑल द ब्लड विल रीगर्जिटेट बैक टू द एट्रियम थ्रू द वेंट्रिकल, देयर विल बी मर्मर हर्ड विच विल बी थ्रू आउट द सिस्टोल, बिकॉज थ्रू आउट द सिस्टोल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड बाहर जाएगा, तो हमें पैन सिस्टोलिक मर्मर सुनाई देगा, ठीक है। तो इसकी फाइंडिंग क्या है? मर्मर। तो ऑन एग्जामिनेशन हमें क्या क्या मिला? तो जेवीपी में सीवी वेव ही मिली, एक्स डिसेंट नहीं मिली। एब्डोमिनल फाइंडिंग में हमें क्या मिला? तो लिवर जो है पल्सेटाइल मिला और हेपेटोमेगल मिला, और हमें मर्मर कैसा मिला? पैन सिस्टोलिक। तो अब हमने सोचा कि हम अभी वर्कअप करते हैं पेशेंट के फाइंडिंग्स, मतलब हम अभी सारे मशीन्स जो भी हमारे पास एक्सरे वैक्सरे सब करा के देखते हैं कि है क्या, ठीक है। तो अब इस केस में अगर हम ईसीजी करेंगे तो ईसीजी में हमें जो है राइट एक्सिस डेविएशन मिलेगा और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने मिलेगी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि सारा ब्लड जो है वो फ्लूइड ओवरलोड हो गया, ठीक है। तो राइट साइड जो है हार्ट का वो बहुत इनलार्ज्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है, क्योंकि जो भी एट्रिया में ब्लड जा रहा है वापस वेंट्रिकल में आ रहा है, ब्लड वेंट्रिकल से बाहर जा ही नहीं पा रहा है क्योंकि रिगर्जिटेट हो रहा है, तो वापस ब्लड एट्रिया में जा रहा है, वापस वेंट्रिकल में आ रहा है, तो देयर इज फ्लूइड ओवरलोड, ठीक है। क्योंकि बहुत कम अमाउंट ऑफ ब्लड वापस पल्मोनरी आर्टरी से जो है बॉडी में जा पा रहा है, ठीक है, थ्रू दी वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो उसकी वजह से राइट साइडेड हमें हाइपरट्रोफी मिलेगी और राइट एक्सिस डेविएशन मिलेगा ईसीजी में। फिर चेस्ट एक्सरे जब हम करेंगे तो एक्सरे चेस्ट में हमें क्या मिलेगा? तो राइट एट्रियल एंड राइट वेंट्रिकल एनलार्जमेंट देखने मिलेगा, सेम बिकॉज ऑफ द फ्लूइड ओवरलोड रीजन, ठीक है। फिर इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस इकोकार्डियोग्राफी। तो जब हम इकोकार्डियोग्राफी करेंगे तब हमें दिखेगा कि देयर इज डिफेक्टिव कोएप्टेशंस ऑफ द वॉल। कोएप्टेशन मतलब वॉल्स का साथ में आना इज डिफेक्टिव एंड देयर इज लीकेज ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द एट्रिया। तो उस इकोकार्डियोग्राफी के थ्रू हमें फुल डायग्नोस पता चल जाएगा, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है कि देयर इज डिफेक्टिव क्लोजिंग ऑफ द वॉल्स एंड देयर इज लीकेज ऑफ द ब्लड, ठीक है। उसके अलावा में हम तीसरा कर सकते हैं डॉपलर, तो चौथा हम कर सकते हैं डॉपलर। तो डॉपलर में क्या होगा कि जब हम लिवर के वहाँ डॉपलर देखेंगे ना, तो लिवर में सिस्टोलिक रिवर्सल ऑफ फ्लो दिखेगा ब्लड का, ठीक है, सिस्टोलिक रिवर्सल ऑफ ब्लड फ्लो। तो ये क्या होता है, मतलब बेसिकली क्या होता है ना, सिस्टोल के टाइम पे ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी से अपने वेंट्रिकल्स में जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल पल्मोनरी वेन के थ्रू, वो वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा एओर्टा में सिस्टोल के टाइम पे, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि ब्लड इतना जा ही नहीं रहा पल्मोनरी आर्टरी में, ब्लड वापस जा रहा है राइट एट्रियम के थ्रू इनटू द लिवर। तो हम जब हेपेटिक सर्कुलेशन में ब्लड फ्लो देखेंगे तो नॉर्मली जो एक साइड जा रहा था वो रिवर्स हो जा रहा है, बिकॉज ब्लड वापस आ जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो जो ब्लड जा रहा था वो वापस आ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें रिवर्सल ऑफ ब्लड फ्लो दिखेगा डॉपलर में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो हम देंगे सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट। तो सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट हमें क्यों देना है? बिकॉज ऑफ दी पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन का, ये कि हमें जितना हो सके रेजिस्टेंस कम करना है, पल्मोनरी आर्टरी का जो हाइपरटेंशन वाला पार्ट है वो कम करना है, ठीक है, क्योंकि ये एक सबसे कॉमन कॉज है फंक्शनल डायलेटेशन ऑफ द एन्युलस का, ठीक है।
और नॉर्मल पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड प्रेशर है वो होता है 15 mmHg, पर अगर सीवियर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हुआ तो 55 mmHg तक जो है वो ब्लड प्रेशर पहुंच जाता है, ठीक है। उसके अलावा में हम क्या कर सकते हैं, तो हम फ्यूरोसेमाइड या डायूरेटिक दे सकते हैं। डायूरेटिक हमें इसलिए देना है क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड हमें कम करना है बॉडी पे, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फाइनल रिजॉर्ट इज़ वॉल्व रिप्लेसमेंट या वॉल्व रिपेयर। वी ऑलवेज प्रिफर रिपेयर अबाउट रिप्लेसमेंट, बिकॉज रिप्लेसमेंट फिर भी तुम्हें लाइफ लॉन्ग एंटी प्लेटलेट थेरेपी लेनी पड़ेगी। तो वॉल्व रिपेयर इज़ ऑलवेज प्रिफर्ड ओवर वॉल्व रिप्लेसमेंट, बट अगर बियॉन्ड रिपेयर है वॉल्व तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा मैं 2 एक्स्ट्रा चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। एक तो है कि हमने पढ़ा था कि एप्स्टीन अनोमली की वजह से वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम वो बच्चे में हो सकता है। तो उस पेशेंट के, वो बच्चे के ईसीजी में हमें जो है एक्स्ट्रा डेल्टा वेव मिल सकती है और प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम देखने मिलेगा। मतलब जो हमने वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में बात करी थी वो सारा हमें इसमें देखने मिलेगा कि वाइट QRS कॉम्प्लेक्स होगा, बरांग PR इंटरवल होगा, ठीक है। डेल्टा वेव होगी क्योंकि क्यू वेव तो एब्सेंट होगी, सॉरी शॉर्ट PR इंटरवल होगा, वाइट QRS होगा और डेल्टा वेट देखने मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा में दूसरा हम पॉइंट बात करने वाले मर्मर के बारे में। तो मर्मर की इंटेंसिटी जो है ना वो वेरी करती है ऑन इंस्पिरेशन एंड ऑन स्टैंडिंग। तो इंस्पिरेशन के टाइम पे बेसिकली हो क्या रहा है, नेगेटिव सक्शन हमारे थोरैक्स में क्रिएट होगा। नेगेटिव सक्शन प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ब्लड जो है ना वो हमारे चेस्ट हार्ट में एंटर ज़्यादा करेगा, गश ज़्यादा करेगा। तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड जो है ज़्यादा गश हुआ बिकॉज ऑफ द इंस्पिरेशन पार्ट। तो जितना ज़्यादा ब्लड अंदर रहा अब, तो जब वो सिस्टोल करेगा और ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन है तो सारा ब्लड जो है वापस बाहर जाएगा, ठीक है, गश आउट करके, ठीक है। तो इस रीज़न की वजह से पैनसिस्टोलिक मर्मर जो है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, बिकॉज इतना सारा अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा है। तो उसकी वजह से जब इतना सारा ब्लड वापस जाएगा रिगर्जिटेट होके तो ज़्यादा इंटेंसिटी से जाएगा, ठीक है। बट ऑन स्टैंडिंग व्हाट विल हैपन इज, स्टैंडिंग या वल्सावा फॉर दैट फैक्ट, जब हम थोड़ा अपना ऐसे सब करते हैं ऐसे, तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, वीनस रिटर्न टू आवर हार्ट इज़ गेटिंग डिक्रीज्ड। तो स्टैंडिंग में क्या हो रहा है कि बेसिकली ग्रेविटी की वजह से पूलिंग ऑफ द ब्लड इज़ देयर इन दी लेग्स। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ब्लड जो है, कम अमाउंट ऑफ ब्लड जो है हमारे हार्ट में आएगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज वीनस रिटर्न। तो डिक्रीज वीनस रिटर्न की वजह से कम अमाउंट ऑफ ब्लड आएगा, तो कम अमाउंट ऑफ ब्लड इन द हार्ट की वजह से अब क्या होगा, इस केस में इतना रिगर्जिटेट नहीं होगा ब्लड, तो इसकी वजह से हमारी इंटेंसिटी ऑफ जो पैनसिस्टोलिक मर्मर है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो पैनसिस्टोलिक मर्मर की इंटेंसिटी डिक्रीजेज ऑन स्टैंडिंग और वल्सावा बट इंक्रीजेज ऑन इंस्पिरेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।